भारत में सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है। फोटो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बने इस चैट समूह में लड़के लड़कियों की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और रेप करने तक की बात कह रहे हैं। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के दखल के बाद दिल्ली पुलिस के साइबर सेल विभाग ने एक किशोर को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल विभाग ने कहा कि बॉयज लॉकर रूम इंस्टाग्राम ग्रुप चैट मामले में एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। छात्र का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच जारी है। इस ग्रुप में शामिल सभी 21 लोगों की पहचान भी कर ली गई है और इन सभी से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था और इसमें शामिल लड़कों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कों ने बॉयज लॉकर रूम नाम का एक ग्रुप बनाया है जिस पर वो नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और नाबालिग लड़कियों का रेप करने की योजनाएं भी बना रहे हैं। कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया पर इस ग्रुप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिसके बाद ये मामला सामने आया। स्वाति मालीवाल ने उन्हीं स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए इस मामले में पुलिस से तुरंत एफआईआर दर्ज कर एक्शन लेने की बात कही थी। स्वाति के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस भी फौरन हरकत में आई। साइबर क्राइम सेल ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। सोशल मीडिया में इस ग्रुप को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे ना तो अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही अपने माता पिता से ज्यादा बात करते हैं। ऐसे में इंटरनेट ही उनका सोर्स है और बीते 40 दिनों से संभव है ज्यादातर बच्चे डार्क वेबसाइट पर गए हों। पवन दुग्गल के मुताबिक अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बॉयज लॉकर रूम से जुड़े लोग नाबालिग लग रहे हैं, लेकिन वो वयस्क हुए तो इस मामले में कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इंटरनेट पर लड़कियों या महिलाओं की तस्वीरों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट बनाते हैं या इस तरह की गैंगरेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये सारे मामले आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आते हैं। इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें हम माइनर लड़कियों की मॉर्फ तस्वीरें भी देख सकते हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती हैं। ये एक घिनौना अपराध है। इसमें आईटी सेक्शन के 67B के तहत 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईपीसी के अनुसार इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ 354A और कहीं कहीं 292 के प्रावधान भी लगाए जा सकते हैं। पवन दुग्गल के मुताबिक ये मामला गहरे आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है और इसमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। उनके अनुसार ये मामला लड़कियों की मॉर्फ तस्वीरें बनाकर झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने का भी है। दुग्गल कहते हैं कि इसके पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो लोगों को धोखा दिया जाए और दूसरा लड़की विशेष की इज्जत या साख पर नकारात्मक असर डाला जा सके। वो बताते हैं कि अपराध भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 468 और 469 के प्रावधान के तहत भी आते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पूजा शिवम जेटली का कहना है कि ये घटना काफी दुखद है कि इस उम्र के बच्चे इस तरह की चैटिंग कर रहे हैं। किशोरावस्था की उम्र में बच्चों में शारीरिक और मानसिक कई तरह के बदलाव होते हैं और उस समय बच्चा एक असमंजस की स्थिति में होता है। सही और गलत की समझ नहीं होती, तो इस वजह से वो हर चीज की तरफ प्रभावित हो जाते हैं और बुरी चीज से ज्यादा ऐसा होता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार पड़ी है। कई देश लॉकडाउन में रहे और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। सऊदी अरब भी इससे प्रभावित हुआ है और अब इकोनॉमी को फिर से रास्ते पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश तेल की कम कीमतों को लेकर जूझ रहा है। तेल की कीमत गिरने के बाद से पहली तिमाही में 9 अरब डॉलर का बजट घाटा हुआ है। सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार मार्च महीने में पिछले 20 सालों में सबसे तेजी से गिरा है। 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सऊदी अरब की मॉनेटरी अथॉरिटी ने मंगलवार को कहा था कि मार्च में सऊदी अरब की विदेशी संपत्ति में 464 अरब डॉलर की गिरावट आई है। ये पिछले 19 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। सऊदी का कहना है कि ऐसा कोरोना वायरस की महामारी के कारण हुआ है। सऊदी अरब ने भी संक्रमण रोकने के लिए ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन लगा रखा है और कर्फ्यू भी लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पूरी तरह से बंद है। इस वजह से भी सऊदी का नॉन ऑयल राजस्व भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग घरों में हैं और सारा कारोबार बंद है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने बताया कि इस साल की शुरुआत में तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी और आज $20 प्रति बैरल है। ये 50% से भी ज्यादा की गिरावट है। अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में अल जदान ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर जो चोट पहुंची है उससे निपटने के लिए कड़े और तकलीफदेह फैसले लिए जाएंगे।
सऊदी अरब बजट खर्चों में भारी कटौती करेगा। कोरोना वायरस का असर इस साल की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। देश में मेगा प्रोजेक्ट के खर्चों में भी कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस महामारी से निपटने के लिए कई सारे रास्तों को तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसे हालात दूसरे विश्व युद्ध के बाद 70 सालों में दुनिया ने नहीं देखे हैं। वैश्विक स्तर पर इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि सरकार अपने राजस्व भंडार से सीमित मात्रा में धन निकालेगी। वो अधिकतम 32 अरब डॉलर ही अपने राजस्व भंडार से निकालेगी। इसके बदले सरकार कर्ज लेने की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगी और 60 अरब डॉलर का ऋण जारी करेगी। अल जदान का कहना है कि सऊदी की सरकार हो या फिर बाकी दुनिया, वो कोरोना से पहले की आर्थिक स्थिति में नहीं लौटने जा रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से इस महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों और आपूर्ति चेन पर पड़ा है। सऊदी अरब के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बारे में अल जदान कहते हैं कि सऊदी की आर्थिक स्थिति अब भी बड़े पैमाने पर लोगों के बाजार में खर्च करने की हैसियत पर निर्भर करती है और इसलिए वो लोगों की खर्च करने की हैसियत बरकरार रखेंगे ताकि आने वाले भविष्य में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक बनी रहे। उन्होंने सार्वजनिक वित्तीय निवेश को बरकरार रखने के मकसद से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पूंजी निवेश करने की बात कही है। मुमकिन है कुछ हफ्तों पहले तक आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। हो सकता है अब भी नहीं सुना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन के इस दौर में आपने उनकी वजह से अपने दोस्तों से बात ज़रूर की हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम के फाउंडर एरिक युआन जिंदगी में पहली बार फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने एरिक युआन की हैसियत 7.8 अरब डॉलर आंकी है। माइनिंग इंजीनियर के बेटे एरिक युआन का जन्म चीन के शानडोंग प्रांत में हुआ था। चीन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर जापान में 4 साल की नौकरी और फिर वहां से अगला पड़ाव अमेरिका। एरिक युआन की जिंदगी में अभी और भी मंजिलें आनी थीं, लेकिन एरिक के लिए ये सफ़र बहुत आसान नहीं रहा था। वे बिल गेट्स से प्रभावित थे, दुनिया के सबसे अमीर मुल्क में पहुंचना चाहते थे। 90 के दशक में कैलिफोर्निया में फल फूल रही टेक्नोलॉजी कंपनियों की लहर में वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई अपने दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था, बाहें फैलाए खड़ा था। अमेरिका में रहने और काम करने की इजाज़त मिलने से पहले 8 बार उनका वीज़ा एप्लीकेशन रद्द हो चुका था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद साल 1997 में एरिक युआन 27 साल की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू करने सिलिकॉन वैली पहुंच गए। उनकी अंग्रेजी थोड़ी तंग जरूर थी, लेकिन अपने हुनर को मांझने के लिए माकूल जगह की तलाश में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। टेक्नोलॉजी फर्म वेबएक्स में बतौर प्रोग्रामर उनका सफ़र शुरू हुआ। दशक भर बाद वेबएक्स को एक दूसरी कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने खरीद लिया। यहाँ एरिक युआन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ हो गए। साल 2011 में उन्होंने सिस्को के अधिकारियों को एक ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को डेवलप करने का आइडिया दिया जो न केवल डेस्कटॉप और टैबलेट से काम करता था, बल्कि मोबाइल फ़ोन से भी उसको एक्सेस किया जा सकता था। सिस्को में ये आइडिया खारिज कर दिया गया, पर एरिक रुके नहीं। उन्होंने अपना बिजनेस जूम शुरू करने के लिए इस्तीफा दे दिया। ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म मीडियम को दिए एक इंटरव्यू में एरिक ने कहा, जब मैंने पहली बार जूम की कल्पना की थी तो मैं चीन में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे अक्सर 10 घंटों की ट्रेन पकड़नी होती थी। वो अब मेरी पत्नी है। मुझे उस तरह से सफ़र करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं सोचा करता था कि कोई ऐसा तरीका हो कि मैं बिना यात्रा किए अपनी गर्लफ्रेंड से मिल जाऊं। ये वही सपने थे जिन पर जूम की बुनियाद रखी गई, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। सिस्को छोड़ने के बाद ऐसे निवेशक खोजना जिनको उनके प्रोजेक्ट पर भरोसा हो, वाकई एक मुश्किल भरा काम था। निवेशकों की तरफ से इनकार की जो वजहें उन्हें बताई जा रही थी वो ये थी कि अब इस तरह के बिजनेस में ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है और किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह भी नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के अनुसार एरिक युआन ने इसके लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों से पैसा उधार लिया। एरिक ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्मार्टफोन और क्लाउड स्टोरेज कंपनियों के विस्तार ने जूम जैसे प्रोडक्ट के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी थीं। फोर्ब्स मैगजीन से एरिक ने कहा, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि ये एक लंबा और मुश्किल भरा सफ़र है।
मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मुझे इसका पछतावा रहेगा। इस तरह से महबूबा से मिलने के लिए की गई ट्रेन यात्रा ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करने का रास्ता बनाया जो आज लंबी दूरी की बिजनेस मीटिंग्स को मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर अंजाम दे रहा है। पिछले साल अप्रैल में नैस्डैक में सूचीबद्ध होने से पहले तक जूम का कारोबार बढ़ ही रहा था। नैस्डैक में जूम की लिस्टिंग भी कामयाब रही थी। क्लाउड सॉफ्टवेयर कैटेगरी में जूम सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक थी। सितंबर में जब ये सेक्टर संघर्ष कर रहा था, तभी भी जूम के लिए हालात अच्छे ही रहे थे। दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। दुनिया के सामने कोरोना वायरस की महामारी आ गई। जब दुनिया भर के वित्तीय बाजार डूब रहे थे, तो जूम के शेयर 14% की दर से चढ़ रहे थे। दिसंबर तक जूम पर रोजाना 1 करोड़ यूजर आते थे। मार्च तक ये संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। कंपनी के अपने आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में अभी तक ये संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो चुकी है। बाजार का अनुमान है कि पिछले 3 महीनों में एरिक युआन की हैसियत 4 अरब डॉलर बढ़ गई है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन है और लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। लॉकडाउन के बीच बिजनेस मीटिंग्स या किसी और उद्देश्य से बातचीत के लिए माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप और गूगल हैंगआउट जैसे खिलाड़ी मार्केट में पहले से मौजूद थे। लेकिन इन सब के रहते हुए जूम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एरिक युआन ने आखिर कैसे ये मुमकिन कर दिखाया? टेक्नोलॉजी सेक्टर के जानकार ये कहते हैं कि जूम की तरक्की के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसे इस्तेमाल करना आसान है। इस पर यूजर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। एक कॉल कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट तक 100 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं और ये फ्री है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह हो गया है। इसे इस्तेमाल करना जितना आसान है, इस खूबी ने इसे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से खतरनाक बना दिया है। जूम की शुरुआती कल्पना एक बिजनेस मीटिंग टूल के तौर पर की गई थी, लेकिन अब सभी तबकों के लोग बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी पर हैकिंग अटैक बढ़ गए हैं और दुनिया के सामने ये बात आ गई है कि जूम का इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हैकरों ने घुसपैठ कर ली और आपत्तिजनक पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट पब्लिश कर दिए। आजकल इस चलन को जूम बॉम्बिंग नाम दिया जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि मीटिंग को रिकॉर्ड करना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग बिना पूर्व अनुमति के इस तक पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने जूम से पूछा है कि क्या कंपनी ने अतिरिक्त सुरक्षा मापदंड लागू किए हैं। सांसद, मंत्री, कंपनियों के निदेशक और जूम के अन्य क्लाइंट्स अब भरोसे पर सवाल उठा रहे हैं। एरिक युआन का कहना है कि जूम की सर्विस कंपनियों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन की गई थी और इतनी बड़ी तादाद में यूजर्स के आने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के सवालों पर उन्होंने माना है कि वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। इस समस्या के हल के लिए कई कदमों को उठाए जाने की घोषणा करते हुए एरिक ने अपने बयान में कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। ब्रितानी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ग्राहम क्लूले कहते हैं, हाल के हफ्तों में कंपनी की काफ़ी छानबीन हुई है। रिसर्चर्स ने उनके कोड्स को जांचा परखा है। इसमें गंभीर कमियां पाई गई हैं। हालांकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स जारी किए हैं और दूसरे सुरक्षा उपाय भी आजमाए हैं। जूम यकीनन वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर बड़े राजनेता संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन ज्यादातर आम लोगों के लिए ये बुरा विकल्प भी नहीं है। बीते हफ्तों में दूसरी कंपनियों ने भी अपनी रणनीति बदली है। कुछ रोज पहले फेसबुक ने मैसेंजर रूम का फीचर लॉन्च किया है, जिस पर 50 लोग बिना किसी समय की पाबंदी के वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि जूम ने जो कामयाबी हासिल की है वो उसे आने वाले समय में बरकरार रख पाएगा या नहीं। मोहित कहाँ है? धक्के बाहर भेजो उसे। मुँह अपना धक्के बाहर आ जाओ। बताया था रोहित को। 3 की सूचना है आज। Your body temperature is 98.1. मैं 5 साल से आशा वर्कर का काम कर रही हूँ।
सर्वे में हमने सबका वो दिखाया, सबको बताया सैनिटाइजर से हाथ धोना। किसी के घर में जाते हैं हम तो किसी की भी कुंडी नहीं खड़काते, आवाज़ ही देकर बाहर बुलाते हैं हम सबको। मुंह पे मास्क हो तो मास्क लगाओ, नहीं हो तो कोई दुपट्टा हो, गमछा, कुछ भी हो उसे लपेट कर रखो सुबह से शाम तक। फिर रात को भी अगर मान लिया हमें रात को पता चल गया कोई बाहर से आया तो हम तुरंत उसके घर जाते हैं। घर जाके गर्म पानी में नहाते हैं जी, अपने दस्ताने वगैरह अपने मास्क मुंह पे लगाते हैं। मास्क होते हैं 10-10 मिले हुए हैं हमें, नहीं तो हमने वैसे भी समूह वाली औरतों से ले रखे हैं हमने अपने मास्क बनाने का। ये ऐसे कैसे बनता है ये मास्क? कपड़ा लेके दूरा और उसमें चारों तरफ सिलाई लगा के इससे और एक तनी लगा के इसमें 4 तनी लगती हैं। ये सब समझ गए कि ये बीमारी कैसी है कैसी नहीं। सब अपने घर में रहते हैं, किसी से इतनी मिलचिल का बात नहीं करते, दूरी बना कर रखते हैं। चैलेंजेस तो मैम देखिए कितना भी कर लें हम, इससे बहुत ही बेटर टू बेटर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी कमी नहीं निकालना चाहूँगी क्योंकि बहुत सब लोग काम कर रहे हैं, उससे उनका मोरल भी डाउन होता है। डॉक्टर्स भी कम है थोड़ा। सोसाइटी वाइज तो ये प्रॉब्लम है कि लोग उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये अफवाह है, बहस करते हैं और तुम यहाँ क्या लेने आए हो, ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, होम क्वारंटाइन करके जाएंगे। तो सब लोग ऐसे नहीं है कि जो उसमें रहते हैं। अगर हमें कोई रेजिस्टेंस मिलता है किसी तरह का, फिर पुलिस को भी हम बुलाते हैं। पुलिस विद इन 10 और 15 मिनट्स हमारे पास आ जाती है। कल जब शराब की दुकानें खुली और जितना वो सोशल डिस्टेंस और ये वो सब टूट गए बिल्कुल, फिर हमने सोचा कि ये भगवान राम का मुल्क है, यहाँ ये दारू तो मना है, हमारे यहाँ सिर्फ मुसलमानों में नहीं हिंदुओं में भी मना है, सिखों में, सारे धर्म में मना है। और शराब को इस तरह से आम कर दिया गया है, जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट करके शराब पी करके मर जाएंगे। तो अगर शराब की इजाज़त दे दी है तो फिर गोश्त की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हैं? गोश्त की इजाज़त देना चाहिए। ये किसी एक तबके को, किसी एक हलके को, किसी एक कम्युनिटी को जलील करने का तरीका हुआ कि हम शराब तो शुरू कर देंगे, तुम्हें खाने के लिए गोश्त नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल एक जुल्म हो गया कि रमज़ान का महीना था, लोगों को खाने पीने के लिए मिलता नहीं है। सब्ज़ी का हाल ये है कि अगर ठेला कहीं जाता है तो उसको आपके यूपी में रोक दिया जाता है कि थूक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, क्या क्या तमाशे। तो कुछ तो खाने कमाने दीजिए, गरीब लोगों को कम से कम इस पर मजबूर न कीजिए कि वो फाके से मरने लगे। आपको मालूम नहीं है, आप रातों को शहर में नहीं निकलते हैं, आपको मालूम नहीं है कि भूख से कितने लोग मर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि कम से कम
जब आपने शराब की इजाजत दे दी तो गोश्त की इजाजत भी दे दीजिए। कम से कम इंसाफ का दामन न छोड़ो हाथ से। मैं नहीं कहता कि तुम मेरी तरफदारी करो।